So chemical changes, anything in which the property of matter changes is called chemical change. तो chemical change होता क्या है? So chemical changes are the changes which are irreversible, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि मिल्क से कर्ड बन जाए, तो ये केमिकल चेंज है। अगर मिल्क से कर्ड बन जाता है तो क्या इसके ऑर्डर में फर्क आ जाता है क्या? दही का कुछ अलग से स्मेल है, ऑर्डर चेंजेस। हो सकता है ये चीज जो लिक्विड थी वो सॉलिड बन गई है, सेमी सॉलिड बन गई, तो क्या स्टेट ऑफ मैटर बदल गया है? इसके अलावा उसमें कुछ एसिडिक कैरेक्टर भी आ जाता है, क्या टेस्ट भी चेंज हो जाता है? और कभी कभी अगर दही बहुत पुरानी हो गई तो क्या गैसेस भी इवॉल्व होने लग जाती हैं, होने लगती है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस, जैसे कि हम दीपावली में पटाखे छुटा रहे हैं तो क्या उसमें हीट भी निकल सकती है? ऐसा हो सकता है निहारिका। तो कई बार जैसे क्रैकर्स, इट इज ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, जितने हम क्रैकर्स छुड़ाते हैं तो क्या केमिकल चेंज है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि अगर एक बार केमिकल चेंज हो जाए, सो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो क्या हम प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सो वंस रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिवर्टेड टू रिट्रीव अस रिएक्टेंट्स। उसको फिर से हम उल्टा नहीं कर सकते। इस प्रकार से कोई भी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। सो व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल चेंज? इसको बदला नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए, आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना, क्या देवांश ये एक केमिकल चेंज है? क्योंकि हम क्या वाटर से फिर आइस बना सकते हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है। तो इसलिए कोई भी जो केमिकल चेंज होता है, सो ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज क्या होता है? यहां पर बोलो मिल्क क्या है? मिल्क है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उन्होंने रिएक्शन की होगी, तभी तो मिल्क को बदल दिया। तो जो बदला जाता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। मिल्क यहाँ क्या है? रिएक्टेंट। मिल्क इज रिएक्टेंट। और जो बना कर्ड क्या है? इस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से देखो, रिएक्टेंट है और उससे हमने क्या बना लिया? प्रोडक्ट। सो लिस्टिंग ऑफ, इधर बैठो आप, ज्यादा पीछे ना बैठो, यहाँ हो गया बीच में बैठो। क्या नाम है आपका? रिएक्टेंट से लिस्टिंग ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट इज नोन एज, ये अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब है ये एक केमिकल इक्वेशन होगी। इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है कि नहीं? तो अब जरा देखो, केमिकल चेंज इज फॉलोड बाय, अगले पेज पे देखो बुक में कौन कौन सी चीजें होती किसी भी केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज इज फॉलोड बाय, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? दैट इज चेंज इन स्टेट, ठीक है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है? इवोल्यूशन या रिलीज ऑफ गैस, और क्या चीज हो सकती है? चेंज इन ऑर्डर भी हो सकता है, स्मेल में भी तो चेंज आ सकता है। देख लेते हैं भाई, खाना खराब हो गया, केमिकली चेंज हो गया, स्पॉइल हो गया, ठीक है? तो दैट इज रिलीज ऑफ गैस। और चेंज इन टेस्ट, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर।
और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी किसी केमिकल चेंज में जैसे क्रैकर्स के बर्निंग करते समय हीट भी निकलती है क्या, सो दैट इज रिलीज ऑफ हीट या चेंज इन टेम्परेचर। Okay, so sometimes these chemical changes are very slow and sometimes these are very fast. कई बार तुमने देखा है कि अगर आयरन का कोई पीस हो तो क्या धीरे धीरे उसमें रस्ट लग जाती होगी, ऐसा ताशी होता होगा ना। तो धीरे धीरे रस्ट लग रही है तो क्या आप इसे स्लो केमिकल चेंज कहोगे कि फास्ट? स्लो है। और कई बार ये तो 3 महीने में हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि दही बन रही है तो 4 घंटे लग रहे हैं, तो वो मीडियम, वो इंटरमीडिएट है ना, तुरंत तो नहीं दही बन जाती है। और कई बार जैसे क्रैकर्स चलाया और अचानक क्या हो गया, बर्न हो गया, या कहीं एक्सप्लोजन हो गया, सिलेंडर फट गया, तो वो कैसा होगा, फास्ट। कर्डिंग ऑफ मिल्क कैसा होगा, इंटरमीडिएट। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा होगा, स्लो। लेकिन सभी चीजों को एनी केमिकल चेंज इज ऑल्सो टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एनी केमिकल चेंज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। अगर स्लो है तो आप उसे स्लो केमिकल रिएक्शन कहिए, और अगर फास्ट है तो फास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अभिक्रिया, और ये चेंज को परिवर्तन कहते हैं। अब जरा देखो, सम केमिकल चेंज, चेंज भी कह सकते हो या रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन बाय रिएक्शन? दैट मीन्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करें, व्हेन ए ग्रुप ऑफ, ये रिएक्टेंट है, ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट participate and react with each other, then they form product, और तब वे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। and this is termed as chemical reaction। चूंकि रिएक्टेंट इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके एटम्स आपस में रीअरेंज हो रहे होंगे और उस वजह से कुछ बन रहा होगा। तो when a number of reactants interact with each other, ठीक है, chemically react with each other and form a new product with entirely new range of properties। जरा देखो तो, अगर आप देखो तो H2 और प्लस O2 मिला तो क्या बन गया होगा, H2 भी गैस, H2 एक फ्यूल है, और O2 क्या ये जलने में सहायता करती है, एड इन बर्निंग। और लेकिन जो उससे नई चीज बनी, क्या उसकी इंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, वो तो आग बुझाने वाली है, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। एक जल रही है, एक जला रही है, और एक आग बुझा रही है, तो क्या बिल्कुल नई चीज नहीं बन गई। तो इसलिए ये दोनों क्या हुए, बोलो सुजैन, H2 और O2 क्या हुए, यहाँ पर रिएक्टेंट हुए। क्या हुए, थोड़ा तेज बोला करो। ये क्या आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट with entirely new range of properties। इस सेंटेंस को रिपीट करो, कोई बात नहीं, आप बताइए। पूरी बात अब आप रिपीट करो। प्रोडक्ट से अभिकर्मक आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। आप हिंदी में बोल दो, इंग्लिश बहुत कठिन है, हिंदी में बोलो, बताइए। रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, जो किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट कहोगे ना, और जो बना वो क्या है, तो क्या रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट से रिएक्ट किया, सही सेंटेंस बोलो। रिएक्टेंट्स आपस में, रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट व्हिच हैव न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। का उसमें बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी नहीं पाई गई, तो इसलिए इसे रिएक्शन भी कहा गया, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। सो इसलिए सम केमिकल चेंज और रिएक्शंस ये कैसी होती हैं, स्लोअर, सम आर इंटरमीडिएट, और सम कैसी होंगी, एंड सम आर फास्ट। तो यहाँ पर ये ऐड कर रही है बर्निंग में, ये जो बना वो क्या है, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर।
ये अग्नि का शमन कर देती है, पता है कि नहीं? दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो नई चीज बनी कि नहीं? अब जरा देखो, सो केमिकल चेंज इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसे क्या टर्म करते हैं सुजैन? Chemical reaction. करेक्ट। सो केमिकल चेंज इज ऑल्सो टर्म्ड एज also termed as chemical reaction। जैसे कई बार आप लोगों ने मैग्नीशियम को जलाया होगा, किसी ने जलाया है कि नहीं जलाया? नहीं भी जलाया होगा, पता नहीं जलाया होगा, बताओ जलाया है कभी? जैसा कि विषय बता रहे हैं कि हर साल हम दिवाली में तो कितने मैग्नीशियम जला देते हैं, तो इनकी बात सही है। जो हम फुलझड़ी जलाते हैं वो अल्टीमेटली क्या है? दैट इज मैग्नीशियम। So दिस इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, जैसे ये अलग अलग, इसको रिबन कह रहे हैं, ये रिबन ही तो है, इसको रैप करके रखा हुआ है। तो इसमें अगर हम इसको गैस पर रख के जलाएं तो क्या होने वाला है? देन इट बर्न्स विद ड्रिजलिंग लाइट। जैसे पटाखे जलते हैं, फुलझड़ी, ये वही चीज है, बस ये रिबन में है। और वहां पे कैसा मिल जाएगा? तो वहां पर आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे इसको किसी चीज से पकड़ के जलाएंगे, फुलझड़ी में कहीं हाथ में न लगता है, किसी आप टाउन से पकड़ के जलाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो इससे ये जब जलाएंगे, जैसा आप पहला डायग्राम देखो अपनी बुक का, तो उसमें क्या मैग्नीशियम की बर्निंग दिखाई गई है? पहला डायग्राम देखो, पहला देखो। तो इसमें क्या चीज हो रही होगी बोलो, अगर मैग्नीशियम जलता होगा? और क्या ये केमिकल रिएक्शन है? लेट अस सी क्या होता होगा। इसको घर में अगर नहीं जलेगा, थोड़ा सा जमीन में घिसना, ये शाइनिंग था जब आया था, लेकिन धीरे धीरे इस पर रस्ट लग गई। इस पर पहला क्वेश्चन भी है बुक का कि अगर मैग्नीशियम रिबन टार्निश हो जाए, इसकी चमक चली जाए। अब देखो मैं इसको कितना लपेट कर रखता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन इससे रिएक्ट ही कर जाती। जब नया आता है तो बिल्कुल चमकता हुआ होता है। तो कल हम इसको सैंड पेपर से घिसेंगे, फिर चमक जाएगा। फुलझड़ी जब नई होती या पुरानी होती है, एक साल रख के देखिए, काली पड़ जाती कि नहीं? आओ आओ बैठो, तुम चाय मंगाने ही भूल गए तुम्हारे लिए। अच्छा, तो अब चाय कैसे आएगी? चाय के लिए पंचर हो गई, तो समोसा मिल पाएगा। चलो अब जरा देखो, मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन हम मिला दें तो क्या होगा? लेट अस सी, ठीक है? सो ओके, let us see it। देखो ये जो वायर हमने दिया है, ये करीब करीब ऐसा है। तो इसको टॉन्ग से पकड़ के, या किसी घर में जो ऐसी चीज है उससे पकड़ के जलाना, माचिस से भी जला सकते हो या गैस पे भी रख सकते हो। तो थोड़ी देर में, जैसे फुलझड़ी में थोड़ी देर लगती है ना, तुरंत नहीं जलता है, तो थोड़ी देर में ये ड्रिजलिंग लाइट आएगी। तो यही आपका पहला एक्सपेरिमेंट है बुक में। देखो, कभी तुमने फुलझड़ी जलाने के बाद उसके पीछे की राख देखी है? वो क्या चीज होती है? जरा देखो, अगर मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन मिला दें तो क्या होगा बोलो? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। Hello scientific people, how are you today?
So today I'm going to show you that is it gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो किस कलर का होगा? कोई भी मेटल है तो उसका सिंबल होता है, उसमें 2 या 3 नहीं लगता, Fe2 नहीं लिखा जाएगा। जो भी मेटल्स हैं उनको सिर्फ उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कॉपर लिखो तो सिर्फ Cu लिखना है आपको। आयरन लिखने को बोला जाए तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? Fe। और मैग्नीशियम होगा तो किससे करोगे? Mg। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, जो गैसेज हैं, उनको O2 लिखा जाएगा, N2 लिखा जाएगा, क्योंकि वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, वो आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। बात समझ में आई? तो ऑक्सीजन को क्या लिखोगे? O2। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे इसमें हो क्या रहा है, लेकिन अभी ये समझो एक मेटल ने एक नॉन मेटल से रिएक्ट की। कोई भी चीज जलने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? तो ऑक्सीजन में कोई भी चीज जलेगी। कार्बन भी ऑक्सीजन में जलता है, कोयला जलता है कि नहीं? तो जब इसको जलाया जाएगा तो अंशुप्रिया क्या बनेगा? बोलो Mg+O2। MgO बनेगा। क्या बनेगा? जरा 9th क्लास में ध्यान दो, जब हमसे पूछा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो 9th में लोगों ने देखा था कि नहीं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला तो कैसे लिखते थे बताओ? Mg और ऑक्सीजन, इसको 2+ लिखते थे क्या इसका चार्ज, और इसको क्या लिखते थे? 2-। इसका सिंपल रेशो क्या हो जाता था? 1:1 का। तो अब जो भी 1:1 का रेशो है तो इससे भी ये इस पे चढ़ा दी जाएगी इस पे, तो क्या होगा बोलो? Mg। ऐसे ही तो होता था। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिएक्टेंट क्या होता है। What does it mean by reactant? Define करो देवांश, what is reactant? Sir, the compounds which we use to make a product is called reactant. बहुत बड़ी बात कही। The chemical substance which participate in chemical reaction are known as reactant. Repeat करो रिया। Which involves in a chemical reaction to make a product. The chemical substance which participate in chemical reaction या chemical change, कुछ भी लिखो, जो हिस्सा ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे या पार्टिसिपेट कहेंगे उनको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसे अभिकर्मक कहेंगे। प्रोडक्ट रिया डिफाइन करो। टू भी कर सकते हैं, ज्यादा भी। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन whatever is formed during chemical reaction is called product. During chemical reaction में जो भी बन जाए उसे क्या कहोगे? Product. Whatever is formed during chemical reaction is called प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है? प्रोडक्ट्स हैव एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, इनमें बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती है अदर देन रिएक्टेंट, डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। नाउ ये तो बात हो गई कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है।
कि जिसमें एनी चेंज विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं? सो एनी चेंज विच इज इरिवर्सिबल इन नेचर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज भी कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। अब जरा देखो कि केमिकल चेंज में होता क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। मान लो कि आपसे कहा जाए ये H2 है, H2 एक हाइड्रोजन गैस होती है, और उसमें तुमने क्या मिला लिया बताओ। क्या तुम्हें ये बात मालूम है क्लोरीन भी एक गैस होती है जिसे Cl2 कहते हैं? तो H2 एक गैस है और Cl2 भी एक गैस है क्या? और ये दोनों मॉलिक्यूल अगर आपस में हिट करें तो क्या होगा? ये यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? HCl। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? HCl। तो ये दो मॉलिक्यूल बन गए। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं कि नहीं? सो इसमें क्या होता है, कोई भी जो केमिकल चेंज है इट इज मियरली द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। पुराने मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग हो रही है और नए मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है? मेकिंग। इट इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर chemical change is equal to the total number of particles after chemical change of different elements। जितने यहाँ H के हैं, क्या सुहाना यहाँ पर भी उतने ही H के हैं? तो क्या जो यहाँ मास होगा उतना ही मास यहाँ पर भी होगा? जैसे तुम्हारे पास ब्लॉक है, उसको तोड़ तोड़ के कभी रेलगाड़ी बना लो, कभी एरोप्लेन बना लो। छोटे बच्चे जब छोटेपन में किया है कि नहीं, ब्लॉक से तोड़ तोड़ के बहुत सारी चीज, तो क्या उससे ब्लॉक कम हो जाते हैं क्या? तो जितने एटम्स डिफरेंट काइंड के हैं बिफोर केमिकल चेंज उतने ही वहां भी रहेंगे। सो इट इज ओनली कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, ब्रेकिंग ऑफ अर्लियर बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। क्या ऐसा ही कुछ होता होगा? सो इसलिए केमिकल चेंज में अगर हम यहाँ देखें तो क्या नाम है बेटा? देवांश ना? तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा? HCl के दो मॉलिक्यूल बन गए। तो इसको क्या लिख दिया जाए बोलो? 2HCl। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो केमिकल चेंज तो हमने देख लिया। अब केमिकल चेंज से क्या होता होगा? तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता होगा? केमिकल रिएक्शन निहारिका इट इज ओनली कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स टकराएं और पुराने टूट जाएं और नए बन जाए। यही बात है। निहारिका किसका नाम है? आप ही का ना? क्या नाम है आपका? ठीक है। सो ड्यूरिंग केमिकल कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय या पाए बौराय नरवाखाय न बौराय। है बात की नहीं? ये मकलन का आगे। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज मेरिली, ये सिर्फ क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इन दिस सेंटेंस पूरा करो कर। बहुत बड़ी बात करी। इन दिस जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं? जैसे H और H के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? तभी तो H2 बना है। सो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, ठीक है, आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। बस इतना ही होता है। ये सिर्फ एक रीअरेंजमेंट ही है। ठीक है। अब हमने केमिकल रिएक्शन तो समझ लिया। सो व्हेन वन सब्सटेंस irreversibly changed into other substance, this is chemical reaction. It is followed by evolution of heat, change in taste, change in state, change in color, change in temperature. सब कुछ नहीं बोल, इतना ही बोल रहा है। दिव्या बोल दो जरा। भाई आपसे पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, बोलो। Chemical reaction is the when two or more reactive substance react in
formed product is called chemical reaction. And in this change in temperature, change in odor, change in color, evaporation of gas, और तो बहुत बड़ी बात बोल दी, और एनी ऑफ देम, इन्होंने कहा क्या पता कभी उसमें से गैस ना निकले, बहुत बड़ी बात बोलती है। और कभी दो ही चीजें भी हो सकती हैं, क्या पता वो लिक्विड से लिक्विड ही बना रहे ना सॉलिड बने, ये बहुत बड़ी बात है, बुक से पढ़ी होंगी तभी बोली होंगी। और एनी ऑफ देम, क्या बोला इन्होंने, ये सभी या इनमें से। और एक और बात बोली, इट इज फॉलोड बाय चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, रिलीज ऑफ टेम्परेचर, हीट और एनी ऑफ देम। है बात सही कि नहीं? इन सब में से सभी भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी हो सकता है। सो दैट इज द केमिकल चेंज। कभी कभी ये क्विकर भी होते हैं और कभी कभी ये स्लोअर भी होते हैं, जैसे रस्टिंग। तो हम ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन देखें। जो हमारे आसपास होती रहती हैं, वैसे कवली में तो ऐसी रिएक्शन आप लोगों ने देखी ही होंगी। तो लेट अस सी नाउ, Hey guys, in my videos we have seen a lot of different explosive reactions. But remember that time I showed you the decaborane and nitric acid reaction? It caused a massive explosion, isn't it? मान लीजिए अगर आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2, ऐसे दी गई है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दी है तो पहले चेक कर लें कि ये बैलेंस है या नहीं है, फिर उसको भी बैलेंस किया जाए। तो जरा देखो एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं। जिंक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर। अब इन सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स एट LHS और RHS भी देख लें। सो नंबर ऑफ एटम्स एट LHS RHS। अभिषेक, लेफ्ट में जिंक का कितना है और राइट में सल्फर का देखो, इधर ऑक्सीजन का 4 है क्योंकि O4 है, तो इधर 4, हाइड्रोजन का 2 और इधर पर। इस तरीके से दिखने से क्या लगता है, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज द एटम्स ऑफ वेरियस काइंड एट LHS इज इक्वल टू द एटम्स ऑफ वेरियस काइंड। जो कि बुक में लिखी हुई है इसलिए हमने लिखा दी और ये चेक भी कर दिया बुक में, देखो है कि नहीं बैलेंस। सो इट इज बैलेंस्ड। अब हम हाँ लो बाकी लोग भी जमा करते हैं। अब जरा देखें, जैसे आपको ये दिखाया गया है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो जब जिंक डाल दिया जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए एसिड यूज होता है, वास्तव में हार्पिक भी यही है। और इसमें जिंक मेटल डाल दिया जाए तो क्या होगा, जिंक भी वैसा ही मेटल है जैसा आपको मैग्नीशियम दिया गया है, तो वैसा ही शाइनी मेटल कैसा होता है, जिंक। तो जिंक अगर डाल देंगे तो उनमें रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद किसके बबल्स निकलेंगे, बोलो सुजैन? हाइड्रोजन के। जब उसमें जिंक डाल दोगे ना बीकर में एसिड लो और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, या जैसे मैग्नीशियम के तो भी करके दिखाएंगे, या एसिड में डाल दोगे तो इसमें बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स किसके हैं, कौन सी गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज क्या बन जाएगी बताओ, जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। ZnSO4 क्या होता है? जिंक सल्फेट। तो हमने इस रिएक्शन में क्या देखा देवांश, कि जो LHS में जितने एटम्स है वेरियस काइंड के, सब देखा कि नहीं, वही RHS में। तो इससे क्या पता चला, जो कि
the number of atoms of various kind on both the side is same, so it is balanced chemical equation. अब जरा देखें, अगली चीज देखो, now okay, it is balanced chemical equation. अब जरा देखें, मान लीजिए आपके पास ऐसा हो, डोसे का तवा हो, और डोसे का तवा या घर में ही तवा हो, और उस पर तुमने पानी छिड़क दिया स्टोव पर, तो मम्मी डांट देती हैं। अब उनको ये बात पता है कि रिएक्शन हो गई और तवे में गड्ढा पड़ जाए, बताएंगे नहीं आपको, लेकिन बार बार डांट, अरे तुमने गर्म तवे पे पानी डाल दिया, क्योंकि उसका आंसर यहाँ। सो व्हेन आयरन रिएक्ट्स, जब आयरन के लोहे के तवे पे पानी डालोगे तो क्या स्टीम बन जाएगी? गर्म तवे पे पानी डाल दो तो स्टीम बनती कि नहीं? तो इससे क्या होता है, जब ये इससे रिएक्ट करता है, बुक की अगली इक्वेशन देखो, तीसरे पेज की नीचे लिखी है, Fe reacts with H2O, तो क्या बन जाता है? Fe3O4 प्लस H2। वास्तव में इसको आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या मैग्नेटाइट बोल, इसी से मैग्नेट बनता है, जो मैग्नेट होते हैं ना आयरन के, वो यही। सो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर वेपर, ये बोल दो, व्हेन हॉट आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, तो भी चल जाएगा, देन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट along with release of hydrogen gas। इतना सेंटेंस पूरा बोल के दिखाओ। And hot iron reacts with water, then it forms iron oxide and releases H2O। H2 gas, हाइड्रोजन गैस। इसको बोल के दिखाओ। When zinc granules, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े is put in hydrogen sulfuric acid, तेजाब। When zinc granules are put in सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी में एसिड पड़ा होता है या टॉयलेट क्लीन करने में जो यूज होता है, वही ये एसिड है। तो क्या होगा बोलो? इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट, ZnSO4 सल्फेट आयन है कि नहीं, एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। देवांश दोनों को बोल के दिखाओ। When zinc reacts ग्रेन्यूल्स, जिंक के पैलेट्स या ग्रेन्यूल्स रिएक्ट्स विद sulfuric acid, forms zinc sulfur, जिंक सल्फेट, ये सल्फेट आयन है। SO4 आयन किसका होता है? सल्फेट। और जिंक के चार्ज है 2+ और सल्फेट के, तो अगर इन दोनों में क्या सिंपल रेशो 1:1 का हुआ, तो जिंक सल्फेट बना कि नहीं? एंड इट फॉर्म्स जिंक। और ये क्या है, कौन सा आयन है? सल्फेट। तो सल्फेट आयन ऊपर लिखो और जिंक आयन इसको लिखो, तो नाम क्या हो गया बोलो? zinc sulfate। जिंक सल्फेट, ठीक है। फॉलोड बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको बोल के दिखाइए। When iron reacts with hot steam, it forms magnetite बहुत अच्छा। एंड releases H2O। बहुत अच्छा। अब जरा देखो, अब यहाँ पर जरा हम देखें कि Fe के, H के और O के कितने कितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स है LHS एंड RHS। अब जरा देखो निहारिका, Fe के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? राइट हैंड साइड में? बहुत अच्छा। H के लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में? ऑक्सीजन के? 1। और राइट में? तुम तो सब जानती हो। तो इससे क्या पता चला?
हैज द नंबर ऑफ वेरियस काइंड एट LHS एंड RHS कहीं इक्वल दिख रहे हैं, बहुत जगह नहीं दिख रहे हैं. दिस इज नॉट बैलेंस एंड नीडेड टू बी बैलेंस. इसे बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं? तो बैलेंस कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर अपनाएं, जरा देखो. फर्स्ट बैलेंस एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बचा है उसको बैलेंस करो. तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स. ये किसके स्टेप्स हैं? फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट बैलेंस. ठीक है, एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन करना है, यही बच जाएंगे आपके पास. तो अब देखो, सबसे लास्ट में किसको करना है? जिसका सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है उसे सबसे लास्ट में करना है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी वरीयता है, किसको हमें प्रीसीडेंस देना है, किसको सक्सीड करना है. तो बोलो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल किसका है इसमें? हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? ये अकेला है. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ वही हो एलिमेंट, तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में. इसको मैनिपुलेट कर लेंगे इधर उधर करके, समझा बुझा देंगे. अब इनको नहीं समझा पाएंगे. तो उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विच इज, जिसका मॉलिक्यूल कैसा हो, विच इज इन कंपाउंड फॉर्म. ये देखो, ये एलिमेंट है और कंपाउंड जानते हो जिसमें दो एक साथ होते हैं अलग अलग, उन्हें कंपाउंड कहते हैं. ये तो नहीं है ना कंपाउंड. तो फिर उसके बाद किसको करना है? बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो दूसरी चीज क्या लिखोगे? बैलेंस O और H, जो किस फॉर्म में हो? विच इज इन कंपाउंड फॉर्म. और फिर उसके बाद क्या करोगे? अगला सेंटेंस, बैलेंस लेफ्ट ओवर एलिमेंट. लेफ्ट ओवर, अब जो बच गया है O और H, विच इज, जो किस फॉर्म में? बोलो, इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म. ये कैसी फॉर्म हो गई? एलिमेंट हो गया ना, तो एलिमेंट फॉर्म. अब जरा इसको समझो, ये बहुत आसान है लिखने. जब हम यहाँ करेंगे तब समझ में आ जाएगा. ठीक है, पहले स्टेप 1 देखो. तो स्टेप 1 में लिखो बैलेंस Fe. बताओ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर कुमकुम और क्या है? आयरन है, तो आयरन को करो. हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दो, जो बच जाए उसको करो. तो अब बैलेंस Fe, जरा देखिए तो ये Fe प्लस H2O है और ये Fe3O4 है सुजैन. तो बताओ यहाँ क्या किया जाए? यहाँ कितने Fe हैं? तो यहाँ क्या करें बताओ? 3 से मल्टीप्लाई. जो इसके पहले लगाओगे ना नंबर, उसको कहते हैं स्टोइशियोमेट्री. उसको क्या कहते हैं? यू कैन ओनली चेंज द स्टोइशियोमेट्री. ऐसा नहीं कर सकते हो कि H2O है, 2 यहाँ नहीं लगा सकते. फार्मूला बदल दोगे क्या किसी का? यहाँ नहीं लगा सकते. मॉलिक्यूलर ऑर्डर थोड़ी ना बदल दोगे. कर दोगे H2O की जगह अच्छा हाइड्रोजन 3 लगाने, H3O कर दिया. ये नहीं कर सकते. किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वो तुम जानते हो ना, केमिकल फार्मूला. इट इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो. यही तो होता है कि नहीं? तो आप क्या बदल सकते हो? मान लीजिए 2H2O लिखा है, तो ये 2 क्या है? स्टोइकियोमेट्री. दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ठीक है, इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. तो आप किसे बदल सकते हैं? स्टोइशियोमेट्री. So you can change only stoichiometry. Okay, the number attached with any molecule or any element, compound molecule या जो भी एलिमेंट है उनके पहले जो लगा है वो आप चेंज करने का अधिकार रखते. तो अब मुझे बताओ जरा देवांश, यहाँ 3 Fe3O4 है तो मैं कैसे Fe बैलेंस करूँ? 2 क्यों लगाओ, 3 क्यों ना लगाओ? बैलेंस ही कर दो सीधा सीधा. कंजूसी क्यों कर रहे हो? कितना लगा दो यहाँ पर? 3 Fe. तो बैलेंस हो गया क्या? नाउ Fe इज बैलेंस. चेक करो, इज इट बैलेंस्ड? अच्छा,
इतनी बात समझ आ गई। देखो Fe बैलेंस हो गया स्टूडेंट, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी। अब क्या बैलेंस करोगी, O या H? O करो, क्योंकि सिंपलेस्ट जो है उसको सबसे बाद में देख लेंगे। सिंपलेस्ट तो H2 ही है, तो अब किसको करोगी बताओ, O को। तो क्या लिखो यहाँ पे, बैलेंस O। तो अब जरा देखो इसी चीज को, यहाँ कितने O हैं, यहाँ कितने हैं, अब क्या करेंगे बताओ, बोलो बोलो, किसको मल्टीप्लाई करना है? दैट इज 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2। इतनी बात समझ में आ गई। दिव्या आप क्या करें, अब H को बैलेंस करें। नाउ बैलेंसिंग H, बैलेंस H, तो उसको लिख लो 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2। तो मैं कैसे बैलेंस करूं, यहाँ कितने H आपको दिख रहे हैं दिव्या? 8 है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैं और ऐसे 4 सेट आए हुए हैं बारात में, तो एक के साथ 2 बच्चे तो 4 के साथ 8H2 है। तो यहाँ कैसे बैलेंस करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जरा हम इसको चेक करें, हमने सब कुछ कर लिया है। लेट अस टेबुलेट एंड इंस्पेक्ट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट। वो जरा देखो। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, दैट इज एलिमेंट FeHO LHS RHS, नंबर ऑफ एटम्स। तो नमन बताइए Fe के लेफ्ट हैंड राइट में, अच्छी बात है। अरविंद आप बताओ। एक, क्योंकि एक H2O में ही 2 हैं और ऐसे 4 सेट हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तब इसका, तो 4 सेट में कितने आ जाएंगे बताओ, 8 हुए कि नहीं? तो इधर कितने हैं, इधर देखो, इधर 4, क्योंकि H2O एक में 1O, तो 4 मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ पर इससे क्या पता चला, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। द अबव केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इतना ही लिखिए।